because we want unanimity, because this is important not for politics, it's important for the future of our children. And therefore, there should be no difference of opinion on this particular issue. With these words, sir, I commend that you take into consideration the bill. Thank you very much. Dr. Murli Manohar Joshi. उपाध्यक्ष जी, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के वक्तव्य को सुना। नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक के बारे में इस सदन ने जिस प्रकार की वैचारिक एकता का प्रदर्शन किया और भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति के बारे में जिस प्रकार का स्नेह, ज्ञान और सम्मान प्रकट किया, उसके लिए तो मैं सदन का बहुत आभारी हूं। मंत्री जी ने एक बात ये कही कि जब कभी हम अपने अतीत की तरफ ध्यान देते हैं तो हम बड़ी एकता का परिचय देते हैं, और जब कभी हम भविष्य की तरफ देखते हैं, उसके बारे में कुछ विचार करते हैं, तो हम में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। अतीत एक यथार्थ था, उसके विषय में ज्ञान सबको है। क्या था? अब नालंदा विश्वविद्यालय क्या था, उसमें क्या शिक्षा होती थी, कैसे होती थी, वो विश्व भर में लोगों को मालूम। इसलिए उसके बारे में कोई विमति होने का या असहमति होने का सवाल नहीं उठता। लेकिन भविष्य के बारे में वो तो अभी गर्भ में है, और ये भी कहना बड़ा मुश्किल है कि वो गर्भ किसी विकलांग को जन्म तो नहीं देगा। संभावना है, वो स्वस्थ भी हो सकता है और विकलांग भी हो सकता है। इसलिए उसके बारे में चिंताएं होना, आशंकाएं होना, ये बहुत स्वाभाविक है। प्रयत्न ये होना चाहिए और हम सबका होना चाहिए कि वो स्वस्थ निकले, एक हेल्दी, वाइब्रेंट, प्रोग्रेसिव विधेयक का जन्म हो। आप उस विधेयक की दाई बनकर खड़े हुए हैं, मिडवाइफ ऑफ दैट विधेयक। हमारी पूरी शुभकामना है कि वो विधेयक जब अपने अधिनियम का रूप ले तो एक स्वस्थ विधेयक के रूप में, अधिनियम के रूप में उन तमाम आशंकाओं को निर्मूल साबित करे जो इस सदन में हो सकती हैं, ये होंगी। डिलीवरी आपको करनी है, तो हम कर देंगे, वो हम कर देंगे, लेकिन हम भारतीय पद्धति से करेंगे, नालंदा की पद्धति से करेंगे। और आप याद रखिए कि सिजेरियन भी नहीं करेंगे। जी नहीं, वो तो इन्होंने इतना अस्वस्थ रखा है कि वो पता नहीं स्वतः ही अबॉर्ट हो सकता है। हमारे होते हुए ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो एक स्वस्थ, स्वाभाविक, प्राकृतिक डिलीवरी हो। भारत में प्राचीन काल में जितनी भी डिलीवरी होती थी, उसमें अचानक ही कभी अकस्मात ही कोई सिजेरियन होता हो, बाकी तो सब। और हमारे यहाँ भ्रूण हत्या तो पाप माना गया है, इसलिए उसके होने का भी कोई सवाल नहीं है। सभापति जी, इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि बहुत सारे विवाद शिक्षा संस्थाओं में हो रहे हैं और आगे होंगे। क्यों होते हैं विवाद? पहले इस बात को देखें कि इन विवादों का उत्स कहां है, क्यों हो रहे हैं। विवाद तब होते हैं जब कोई विश्वविद्यालय की संस्था या जो नियंत्रक नियामक संस्था है, रेगुलेटरी बॉडी है, वो नियमों का उल्लंघन करती है। मैंने ये देखा है कि अगर किसी विश्वविद्यालय में एक ऐसा कुलपति नियुक्त हो जाए जो उस विश्वविद्यालय के बारे में जानता ही न हो, बैठे हमारे मित्र यहाँ शैलेंद्र जी, जो जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है, आप बैठे हैं, क्योंकि
अगर कुलपति का चयन ठीक हो और उसके कार्यकारी परिषद का, गवर्निंग बोर्ड का, गवर्निंग काउंसिल का चयन ठीक हो, राजनीति से परे हो और उसमें शैक्षिक व्यक्ति हो, एकेडमिक पर्सनल्स, तो विश्वविद्यालय सामान्य तौर पर ठीक चले। विश्वविद्यालयों में गड़बड़ियां नियुक्तियों को लेकर तब होती हैं जब वाइस चांसलर और कार्यकारी परिषद राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होती है। सबसे बुनियादी बात यह है, और हमने इस बात का ध्यान रखा था कि विश्वविद्यालयों के अंदर ऐसी नियुक्तियां न हो, कार्य परिषदों में ऐसी नियुक्तियां न हो, लेकिन अगर किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों का बहुमत कार्यकारी परिषद में होगा तो नियुक्तियां राजनीति से प्रेरित हो। अगर आप जान रहे हैं इस बात, अगर छात्रों के साथ राजनीतिक दृष्टि से भेदभाव होगा तो अवश्य विवाद खड़े हो जाएंगे। तो ये सवाल है। बुनियादी बात यह है कि इन नियुक्तियों की तरफ ध्यान दें और इस बात पर ध्यान दिया जाए कि जो नियम परिनियम अधिनियम के अंतर्गत बने हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो सब अपने हिसाब से काम करें, विश्वविद्यालय उन्हीं के हिसाब से काम करें, विवाद कम हो जाएंगे। आप देखेंगे कि कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां विवाद बहुत कम है और कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं कि जहां विवाद बहुत ज्यादा है। अगर आप गहराई में जाएंगे, अब आपको भी कुछ समय हो गया है इस विभाग को संभालते हुए, आप स्वयं भी अध्यापक रहे हैं, जैसा आज आपने बताया, मैंने 40 साल अध्यापन किया। हाँ आजकल मंत्री, हाँ नहीं, वो पता हिस्ट्री पढ़ाई है उन्होंने भाई, यूनिवर्सिटी में, हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ा, इतिहास पढ़ा था, इसीलिए पढ़ाता था। तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ न कुछ कुछ न कुछ ज्ञान अध्यापन के और उन समस्याओं के बारे में आपको है, ऐसा मैं समझता हूं है। अब सवाल यह है कि अगर ये नियुक्तियां ठीक हों, अभी जैसे एक कानून पास किया गया, आपके मंत्रालय की ओर से एक निर्देश गया कि रिसर्च के लिए प्रवेश का एक नया मानक आ गया। नया मानक आ गया पीएचडी की, वो लोग जो 2008 में जिन्होंने पीएचडी प्राप्त की थी, वो सब के सब पीएचडी के लोग नियुक्तियों के से लिए दीवार कर दिए गए। मैं अभी पिछले दिनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था, मेरे पास छात्र आए कि साहब हमारा क्या कसूर, हमने 2008 में पीएचडी हासिल कर ली और अब 2009 के अंदर जब इंटरव्यू के लिए हमने अप्लाई किया, हमने आवेदन किया, तो बताया गया कि ये तो अब पीएचडी आपकी बेकार है, क्योंकि जो 2009 के इस नए परिनियम के अनुसार आएंगे वो ही अर्ह होंगे, वही क्वालिफाइड होंगे। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? जिसने 2008 में पंजीकरण कराया हो, रजिस्ट्रेशन कराया हो, उसको क्या पता था कि 2009 में क्या आने वाला है? जिसने 2008 में पीएचडी हासिल कर ली हो, विश्वविद्यालय ने उन सब लोगों को आवेदन खारिज कर दिया, कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि नहीं, इनको आप बुलाएं। अब ये जो विवाद हैं, ये किसी छात्र की तरफ से या विश्वविद्यालय की तरफ से नहीं, ये यूजीसी और आपके बीच का सवाल है। यूजीसी कहती है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन आपका मंत्रालय कह रहा है नहीं, यही ठीक है, यही करो। आपने रिसर्च में प्रवेश का एक नया रास्ता निकाल दिया, सारे देश भर में एक परीक्षा होगी और उसके बाद रिसर्च में प्रवेश होगा। मैं संसद की ओर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में प्रतिनिधि हूं, उनके यहां कैसे होगा? तमाम ये आप कोई ये प्रतियोगी परीक्षा है आईएएस की या पीसीएस की? ये आपने कहा कि सारे बीएससी का प्रवेश के लिए एक परीक्षा हो जाएगी सारे देश भर के अंदर, तो विवाद अपने आप खड़े होंगे। अगर आप इस तरह के आदेश निकालेंगे तो ये ट्रिब्यूनल भी इनका निस्तारण नहीं कर सके। आप निकालते हैं आदेश, आपके यहां से प्रस्ताव आते हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप स्वयं ऐसे कानून बनाएंगे जिनसे विवाद पैदा होंगे, तो हजारों छात्र इसमें आएंगे, जो लोग रोज आपसे संघर्ष करेंगे, रोज आपसे लड़ेंगे। तो हाँ, ये होगा। मैं इसको जो विश्वविद्यालय, इसलिए आप इस पर गौर कीजिए कि ये इस तरह की बातें न हो। अगर ये आप करेंगे तो चाहे एक नहीं, आप 10 ट्रिब्यूनल बना लीजिए, वो तो फिर कभी निपटारा नहीं हो सकेगा।
तो पहली बात तो यह है कि सही नियम परिनियम बने, दूसरा ये कि उसका पालन और संचालन ठीक हो, और तीसरी बात यह कि वो राजनीति से परे हो। अगर ये होगा तो विवाद बहुत कम होंगे, अन्यथा विवाद बढ़ेंगे। आपने जिस प्रकार का विधेयक रखा है वो गया था आपकी स्टैंडिंग कमेटी के पास, स्थायी समिति के पास गया था। उसने इसकी प्रत्येक धारा पर विचार किया और विचार करने के बाद उसने एक प्रतिवेदन दे दिया। अब मैंने इस प्रतिवेदन को देखा, इसमें आपकी लगभग हर सुझाव के बारे में असहमति व्यक्त की गई और 20 अगस्त को यह प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ संसद में। आज कौन तारीख है? 26। शायद इसमें 3 दिन तो छुट्टी थी, 21-22 छुट्टी थी, उसके अलावा भी 23-24 को त्योहार थे। जो दक्षिण भारतीय अधिकारी होंगे वो ओणम को नहीं आए होंगे, जो उत्तर भारतीय अधिकारी होंगे वो रक्षाबंधन को नहीं आए होंगे, बहुत सारे। इतनी जल्दी में आपने खटाखट उसको देख भी लिया, उसकी हरेक को कह दिया कि ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, नहीं माना जा सकता, अस्वीकार है। इतनी जल्दी करना, हाँ कैबिनेट में कैसे जाएगा? क्योंकि जब इन्होंने माना ही नहीं उसमें से जाने के बारे तो माना नहीं, तो कैबिनेट को क्या देर लगती है? बस खत्म। तो अब सवाल यह है कि वो सर्वसम्मति से है ये रिपोर्ट, और इसके अध्यक्ष श्री ऑस्कर फर्नांडिस। तो सवाल यह है कि इसके बारे में भी आपने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो बातें कही गई हैं, इसमें कुछ वजनदार बातें हैं जिस पर मैं चाहूंगा कि बहुत गहराई से आप ध्यान दें। अगर आपने कहा है कि कानून कोई भी बिल्कुल पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं है, पूरे तौर पर पूर्ण नहीं है, अपूर्ण हो सकता है, तो इसकी अपूर्णता को अगर आप स्वीकार करते हैं तो इसको पूर्ण करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, और आपने आश्वासन भी दिया है, मैं समझता हूं कि आप इसको ध्यान में लाएंगे और शीघ्रातिशीघ्र उसको ठीक करेंगे। ये जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो शिक्षाविदों की दृष्टि में आगे चलकर कठिनाई पैदा करेंगे। अब सबसे पहले अगर आप चाहें तो मैं इसके आधार पर, वरना बिल के आधार पर भी आपको कुछ बातें कह सकता हूं। पहली बात तो यह है कि जब ये विधेयक सामने लाया गया, इस समिति का ये कहना है कि इसका प्रसारण ठीक नहीं हुआ। हमको बताया गया कि नहीं साहब, प्रसारण ठीक हुआ था, मीटिंग हुई थी, कैब की मीटिंग हुई थी। कमेटी इस बात से संतुष्ट नहीं है। कमेटी कहती है कि बहुत कम लोगों ने इसका समर्थन किया। मंत्रालय का विचार है कि बहुत लोगों ने समर्थन किया। अब कमेटी में अगर ये बात आती है तो वहां अवश्य ही मंत्रालय के प्रतिनिधि गए होंगे, उन्होंने किया होगा। अब वो भी यशपाल रिपोर्ट भी ऐसे है जी। बहुत अब विश्वविद्यालयों की राय, 500 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, मुझे पता नहीं कितने विश्वविद्यालयों की राय आई, क्योंकि बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो इसके अंदर। कितने छात्र यूनियंस की राय आई, कितने अध्यापक यूनियंस की राय आई, कितने कर्मचारी यूनियंस की राय आई, कब आई, कितनी जल्दी आई, ये सवाल हैं जो इस प्रतिवेदन पर जो संसद में पेश हुआ उसको देखने से पता चलता है। अगर मंत्री महोदय उससे संतुष्ट हैं, मंत्रालय संतुष्ट है, मंत्रिपरिषद संतुष्ट है, तो मुझे फिर कुछ नहीं कहना, क्योंकि आपका संतोष ही सर्वोपरि है। मगर ये प्रतिवेदन जो है ये अपना संतोष हर जगह व्यक्त करता है। फिर आप देखें, आपने इसमें एक बात बड़ी मजेदार कही है, और वो ये कही है कि इसमें छात्रों का भी आप ध्यान रखेंगे, उनके भी विवाद सामने लाएंगे। अब छात्रों के विवाद लाने के लिए इसमें कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। छात्रों के विवाद क्या होते हैं? प्रवेश से संबंधित होते हैं, फीस से संबंधित होते हैं, कोर्सेज से संबंधित होते हैं, डिग्री से संबंधित होते हैं, छात्र संघ के चुनावों से संबंधित होते हैं। जो डिसिप्लिनरी कमेटीज हैं वो तो वहां तय हो जाता है, उसमें तो कोई खास ज्यादा बात आती नहीं, उसकी प्रावधान में। लेकिन ये सवाल आते हैं जो कानूनों से संबंधित होते हैं। और फिर एक नई बात आ गई है, आपने कहा कि पीपीपी मॉडल आ गया है। इस पीपीपी मॉडल की जो प्रबंध के कायदे कानून हैं, उसमें आपने कहा कि बहुत सी मेल प्रैक्टिसेस होती हैं।
उनका जानकार इस सारी व्यवस्था के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। पीपीपी मॉडल के कानून वो सार्वदेशिक नहीं है, अलग अलग राज्यों ने उसमें कुछ न कुछ व्यवस्थाएं की हुई हैं। ये पीपीपी मॉडल कैसा बनेगा, क्या देश भर में एक समान होगा? हर विश्वविद्यालय का रूप अलग है, हर विश्वविद्यालय का कैरेक्टर अलग है, उसका इतिहास अलग है। ये देखने की बात है। जो 100 साल से 125 साल से विश्वविद्यालय हैं, उनकी अपनी अलग परंपराएं हैं, उनकी अपनी अलग ढांचे हैं। जो 5 साल 10 साल के विश्वविद्यालय हैं, उनके अलग मामले हैं, उनमें अलग प्रकार के विवाद हैं। ये जो आपने स्टेट के अंदर जो व्यवस्था बनाई है 3 आदमियों की, वो उसके लिए सर्वथा मेरी दृष्टि से अपर्याप्त है, वो नहीं काम कर सकती। फिर आप इसमें जो आपने बताया है और आनंद की बात है, वो ये कहा है आपने कि इसमें 3 व्यक्ति होंगे, एक न्यायिक व्यक्ति होगा और 2 उसमें अन्य व्यक्ति होंगे, जिसके लिए आप ये कहते हैं कि ही शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑफ द नेशनल एजुकेशनल ट्राइब्यूनल इंटरनेशनल। मैं इसको स्टेट कर देता हूँ। वो कहते हैं कि ए पर्सन shall be qualified to be appointed as a member of the state educational tribunal if such person A is not less than 55 years of age, B is of ability, integrity and standing etc., has at least 20 years in dealing with matters relating to higher education, public affairs or administration in educational matters, is or has been a vice chancellor or a person who is or has been of the rank and equivalence of a chief secretary of the state government। अब आपने इसमें 2 व्यक्ति रखे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक एकेडमिक। इज और हैज बीन ए वाइस चांसलर। अब इज और हैज बीन ए वाइस चांसलर ये तो देश में बहुत है, और इसमें से अगर आप किसी मौजूदा वाइस चांसलर को लेंगे तो वो मौजूदा वाइस चांसलर स्टेट यूनिवर्सिटी का लेंगे। उसी स्टेट में कई प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, एफिलिएटिंग का लेंगे कि नॉन एफिलिएटिंग का लेंगे, दोनों की समस्याएं अलग अलग हैं। ऐसा वाइस चांसलर मिलना मुश्किल होगा जो दोनों जगह वाइस चांसलर रहा। फिर आप कहते हैं इसमें से एक महिला होना जरूरी है, वो क्या जज वाली महिला होंगी या जो 2 मेंबर्स हैं इनमें से महिला होगी? फिर आप कहते हैं कि ये जो चीफ सेक्रेटरी के लेवल का होगा, उस स्टेट के सेक्रेटरी के लेवल का होगा, तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसी महिला कहाँ मिलेगी आपको? बहुत कम राज्यों में चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर महिला मिलेगी। तो ये सवाल उठते हैं। अपॉइंटमेंट है, हाँ 55 साल मिनिमम एज 55 साल की रखी है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये एज नहीं है। वहाँ तो अगर 10 साल की एक्सपीरियंस है एक अच्छे हाई कोर्ट में तो आप हो सकते हैं। 35 साल में आप राज्यसभा में हो जाते हैं, 21 साल में आप विधानसभा के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, 25 साल में आप पार्लियामेंट में आ जाते हैं। तो वहाँ 55 साल, तो क्यों ना उसको आप 55 साल का क्या तर्क है? शायद ऐसा लगता है कि कुछ नियर रिटायरमेंट वाले या रिटायर होने वाले ब्यूरोक्रेट्स के वास्ते या कुछ ऐसे जजेस के वास्ते आपने कुछ, आपके ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी बिरादरी के लिए और आपने अपनी बिरादरी के लिए इंतजाम कर लिया है कि आप लोगों के लिए 200-2500 ट्रिब्यूनल खोल दिए जाए। ये कुछ इसकी जो अपॉइंटमेंट्स है ये अपने आप में काफी शंकाएं पैदा करती हैं कि ये व्यावहारिक कैसे होगा। अच्छा, इसी तरह से इसकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी बड़े उसकी है। वो कहते हैं भाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फ्रॉम ए पैनल ऑफ नेम्स रिकमेंडेड बाय ए सिलेक्शन कमेटी consisting of the Chief Justice of the High Court or its nominee, chairperson, the Chief Secretary of the state government member, C, an officer of the state government of the rank and equivalence of a secretary to the government of India with experience in dealing with educational matters. अब ये कोई आपने एजुकेशन सेक्रेटरी रखा तो चीफ सेक्रेटरी का मातहत ही होगा, इससे सीनियर तो नहीं होगा। तो एक तरह से ये चीफ जस्टिस के नॉमिनी और चीफ सेक्रेटरी के बीच में ये रह जाएगा। किसी ब्यूरोक्रेट की हिम्मत नहीं है कि वो अपने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जाए। उसकी बहुत सारी प्रोन्नतियां और सारी चीजें उस पर निर्भर करती हैं। तो ये क्या, इसमें से कौन अपॉइंट आप किसको करने जा रहे हैं? जो शिक्षा संस्थाओं के विवादों को तय करेगा। कौन से विवादों को तय करेगा?
रेगुलेटर्स के और उसके बीच में विवादों को तय करेगा, 2 विश्वविद्यालयों के बीच में विवादों को तय करेगा, एफिलिएटिंग और नॉन एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज में तय करेगा, विद्यालयों के बीच में और यूनिवर्सिटी के बीच में तय करेगा। यानी इतने बड़े स्कोप के लिए इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है सिलेक्शन करने के लिए, चयन करने के लिए, जो उसमें से लोगों को ला सके। ये एक इसकी इंफॉर्मेटिव है, कमी है, इसको आप जरूर सुधारें। अगर आज नहीं सुधार सकते तो जब आप और बिल लेने लाएंगे ना, उस वक्त इसको सुधार के लाइए, हम उस सुधार को पास करेंगे। लेकिन ये इसके अंदर ऐसी आलोचनात्मक चीजें, कुछ तजुर्बे के आधार पर मैं कह रहा हूं, ये चलेगा नहीं, ये व्यावहारिक नहीं रहेगा। फिर बाकी बातें तो और सब सामान्य हो। इसी तरह से जो आपका सेंट्रल ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल, उसके अपॉइंटमेंट में भी आप जरा देखें। उसमें तो एक और मजेदार बात यह है कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इज नॉमिनी, ये चेयरपर्सन है। सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ हायर एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मेंबर है। सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये मेंबर हैं। सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ मेडिकल एजुकेशन, वो इसके मेंबर हैं। और सेक्रेटरी इन चार्ज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो उसके मेंबर हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि लॉ की एजुकेशन, मेडिकल की एजुकेशन, ये इस विधेयक की परिधि के बाहर, क्योंकि तो लॉ वाले आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। लॉ मिनिस्ट्री कहती है हमारी इसमें कोई सहमति नहीं है, हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है, मेडिकल मिनिस्ट्री कहती है हमारी इससे सहमति नहीं है, आईएमसी और आप में कन्फ्लिक्ट। देखिए, जो यथार्थ है उसको मानिए। आज जो स्थिति है, कल आप सुधार लें तो बात अलग है। मुझे ये बताया गया है कि यहां तक बात है कि ये लोग कहते हैं हमसे इसमें कोई परामर्श नहीं हुआ है तो आप तथ्य सामने रखेंगे। जहां तक वस्तु स्थिति है वो ये है कि और इनमें से कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है, मैं जानता हूं कैसे मंत्रालयों के अधिकारियों के काम होती है, जो अपना अधिकार क्षेत्र आपको सौंप देगा। अरे हमने बहुत, आप कोशिश करेंगे ना तो ये जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो लेबर मिनिस्ट्री देती है, जो आपके शिक्षा मंत्रालय के पास होना चाहिए, वो भी आपको नहीं मिलेगा। वो कहते नहीं, ये हमारा कार्याधिकार है। तो वो जो ब्यूरोक्रेटिक आपस में अधिकार क्षेत्र की लड़ाई है, उसे अभी तक आपने समझ लिया होगा अच्छी तरह से, टर्फ वॉर, वो होगी इसके अंदर। और ये नहीं आएंगे लोग, अच्छा आएंगे भी तो इनमें से कौन ऐसा है कि जो उस ट्राइब्यूनल के असली महत्व को समझ सके, बता सके? इसमें से कौन ऐसा है कि जिसको विश्वविद्यालयों के विवाद समझाने का, सुलझाने का और कैसा आदमी वहां चाहिए इसको जानने का मौका होगा? क्या आप ये समझते हैं कि जितने भी नौकरशाह हैं, जितने भी बड़े अफसर हैं, ये सब के सब दुनिया के हर विषय और शिक्षा के हर विषय को जानकार हैं? अगर ठीक से जानकार होते तो श्रीमन शिक्षा की दुर्गति ही नहीं होती। ये इसीलिए है कि बहुत सारे काम वो लोग करते हैं जो शिक्षा के मर्म को नहीं समझ रहे हैं, जो शिक्षा में बदलाव को नहीं समझ रहे हैं, और जिस बदलाव की आप भाषा बोल रहे हैं उस बदलाव से अनभिज्ञ हैं। फिर मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अभी आपने नालंदा विश्वविद्यालय का विधेयक यहां पास किया है। नालंदा विश्वविद्यालय इसकी परिधि में कैसे आएगा? वो तो इंटरनेशनल विश्वविद्यालय है, उसमें 2 सरकारों के बीच में झगड़े होंगे, फर्क है। अनेक सरकारों के सहयोग से बन रहा है। University bill, if you don't mind, there's a separate provision for arbitration. है ना? तो This has nothing to do with this. Yes, this and I'm there's a saying. separate special provision This I'm for saying. mechanism for setting up a tribunal through an arbitration process. तो वो तो हर And therefore, विश्वविद्यालय में please don't confuse Nalanda with this. हर विश्वविद्यालय में आर्बिट्रेशन का प्रोविजन है। कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके कानून में आर्बिट्रेशन का प्रोविजन है? कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें आर्बिट्रेशन का प्रोविजन। आप स्वयं श्रीमान अध्यापक हैं, आपके विश्वविद्यालय में आर्बिट्रेशन है। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाया हूं उसमें आर्बिट्रेशन है। या आप वकील साहब बैठे हुए हैं, केसेस करते रहे यूनिवर्सिटी के, सब जगह आर्बिट्रेशन है। हाँ, तो अच्छा करते हैं। तो इसलिए हर विश्वविद्यालय में आर्बिट्रेशन है। लेकिन अगर नालंदा विश्वविद्यालय से और किसी भारतीय विश्वविद्यालय का झगड़ा हो जाए किसी मामले में, कौन तय करेगा? ऐसे विश्वविद्यालय और खुलेंगे अभी। ये तो एक शुरुआत है। अभी भारत में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अनेक प्रकार के खुलने चाहिए, खुलेंगे। और कभी आप भी देशों में, दूसरे देशों में जाकर विश्वविद्यालय खोलेंगे।
मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं जब भारत सरकार कहेगा कि तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय हम बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जिसकी पहल हम करेंगे, जैसे यहाँ जापान, चीन, थाईलैंड और ये सारे लोग मिलकर के विश्वविद्यालय बना रहे हैं। कल को आप श्रीलंका में विश्वविद्यालय बना सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये, हाँ, अरे तो ये आप सवाल देखें, ये सारे विवाद, अगर विवाद इनमें आएगा ना तो भविष्य का सवाल है। आपने कहा कि विवाद बढ़ सकते हैं और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं बढ़ेंगे। विवाद तो बढ़ सकते हैं। आप जवाब तो आप बहुत अच्छे वकील हैं, हर एक का दे सकते हैं, उसमें आपके जवाब देने की क्षमता में इस सदन में किसी को, अन्य बहुत एबल वकील हैं, और ये इधर बैठ के इधर का जवाब दे सकते हैं, उधर बैठ के उधर का जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई हमें संदेह नहीं है। और बहुत हैं, सो कैपेबल। हमारे यहाँ, मैं वकीलों की इस जवाब देने की क्षमता को जानता हूँ। हमारे यहाँ पंडित कन्हैयालाल मिश्रा एडवोकेट जनरल, लब्ध प्रतिष्ठित वकील थे, अपने जमाने के देश भर के प्रतिष्ठित वकील थे। वो एक बार आए कोर्ट्स में, किसी बाहर से उतर करके सीधे कोर्ट में चले गए और देखा बहस शुरू हो रही है, बोलना शुरू कर दिया। अब जो उनका मुवक्किल था वो बहुत देर तक तो सुनता रहा, फिर बोला, हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो मेरे विरोधी की बात आप कर रहे हैं। बोले अच्छा ये है। उनका, नाउ माई लॉर्ड, दिस इज ऑल व्हाट माई एडवर्सरी कुड से, नाउ आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। तो इसलिए वकीलों की इस क्षमता के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। अगर आप कल ऐसी स्थिति आ जाए, आप इधर आ जाएं, तो आप फिर वही सारे तर्क देंगे उन्हीं बातों के खिलाफ जो आपने आज कही हैं। मैं आपकी इस क्षमता का मैं कायल हूं और सदन भी कायल है। इसलिए कपिल साहब, उसके बारे में जहां बहुत है ना, इसमें तो मैं मानता हूं। मैंने एक बार इनसे कहा था कि मामले में मेरी वकालत करें, इन्होंने मना कर दिया था, वो बात अलग है। याद नहीं है आपको, मैं बता दूंगा। तो, नहीं, मैं बात में फीस नहीं दे सकता था, ये बात सही है। आपकी कई पार्टी के लोग, मैंने केस हमेशा फ्री किए। ये बिल्कुल आप ही की पार्टी के जरूर किए होंगे। तो पैसे का मामला हमारे बीच कभी नहीं आता। नहीं, मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरा केस आपने मना कर दिया था। हाँ, रीजनेबल है वो, मैंने कहा एबल है साहब, एबल भी है, मैं उसमें कभी मुझे कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब सवाल ये है कि इस बारे में ये भी देखा जाए कि जी, नहीं, मैं आप ही के चरण चिन्हों पर हूं। घंटी बजाने के जितनी देर बाद आप श्रीमन इधर खड़े होकर लिया करते थे, मैं उससे कम ही देर लूंगा। तो आपके आदेश के, आपके आदर्श के अनुसार चल रहा हूं। इसमें कोई, आप क्षमा करेंगे। और मैं उतनी जोर से भी नहीं बोल रहा हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, आप वैसे भी इन्हीं के मन की बात कह रहे हैं, तो स्वयं कहना चाहते हैं। तो जरूर। कैसे रहे ना। अच्छा, अब आप ये देखें, आप ये चाहते हैं तो डॉक्टर बोल रहे हैं। अब आप ये देखते हैं कि एक बात और कही गई है, सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्णय के अनुसार ये ट्राइब्यूनल बनाए जा रहे हैं, बनाए जा सकते हैं, उसने एक बात की तरफ और ध्यान आकर्षण किया है, और वो ये किया है कि जो भी ऐसा ट्रिब्यूनल बने उसमें जुडिशियल मेंबर की संख्या और उनसे अधिक होनी चाहिए। वो जजमेंट अलग है डॉक्टर साहब, वो जजमेंट अलग है, वो तो, पर ये तो दोनों, वो जजमेंट का आधार ले रहे हैं ना, ये कि हम ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, और एक जजमेंट ने ये कहा। एक जजमेंट हाँ, ओके। नहीं, अब इसके लिए सवाल ये है कि इसमें एक बड़ी विचित्र स्थिति आती है कि अगर 3 सदस्य हैं जिसमें एक जुडिशियल मेंबर है और इत्तेफाक से वो बीमार हो गया, तो भी वो जो 2 आदमी हैं वो काम कर सकते हैं। तो ये तो एक बिल्कुल असंवैधानिक बात है, क्योंकि जुडिशियल मेंबर का होना अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो इसलिए इसको सुधारने की जरूरत है। कहते हैं कभी होगी ऐसी बात, मैंने कहा कभी होगी तो उसका विचार तो होना चाहिए। कभी ना हो, आखिर कानून में जितना कम से कम इम्परफेक्शन हो उतना रखिए। नहीं, आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे करेंगे, वो करना तो पड़ेगा ही। फिर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि ये कानून में खामी है, तो फिर करना पड़ेगा। तो अभी से सुधार लें तो बेहतर है, अभी सुधार सकें तो सबसे। केस आपने मना कर दिया था। हाँ, रीजनेबल है वो, मैंने कहा एबल है साहब, एबल भी है, मैं उसमें कभी मुझे कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है।
अब सवाल ये है कि इस बारे में ये भी देखा जाए कि जी नहीं, मैं आप ही के चरण चिन्हों पर हूं। घंटी बजाने के जितनी देर बाद आप श्रीमन इधर खड़े होकर लिया करते थे, मैं उससे कम ही देर लूंगा। तो आपके आदेश के आपके आदर्श के अनुसार चल रहा हूं। इसमें कोई आप क्षमा करेंगे। और मैं उतनी जोर से भी नहीं बोल रहा हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, अब वैसे भी इन्हीं के मन की बात कह रहे हैं, तो स्वयं कहना चाहते हैं। मैं तो जरूर। कैसे रहे हैं ना। अच्छा, अब आप ये देखें। आप ये चाहते ना, तो डॉक्टर बोल रहे हैं। अब आप ये देखते हैं कि एक बात और कही गई है, सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्णय के अनुसार ये ट्राइब्यूनल बनाए जा रहे हैं, बनाए जा सकते हैं, उसने एक बात की तरफ और ध्यान आकर्षण किया है, और वो ये किया है कि जो भी ऐसा ट्रिब्यूनल बने उसमें जुडिशियल मेंबर की संख्या और उनसे अधिक होनी चाहिए। वो जजमेंट अलग है डॉक्टर साहब, वो जजमेंट अलग है। वो तो पर ये तो दोनों वो जजमेंट का आधार ले रहे हैं ना, ये कि हम ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, और एक जजमेंट ने ये कहा, एक जजमेंट अब इसके लिए सवाल यह है कि इसमें एक बड़ी विचित्र स्थिति आती है कि अगर 3 सदस्य हैं जिसमें एक जुडिशियल मेंबर है और इत्तेफाक से वो बीमार हो गया, तो भी वो जो 2 आदमी हैं वो काम कर सकते हैं। तो ये तो एक बिल्कुल असंवैधानिक बात है, क्योंकि जुडिशियल मेंबर का होना अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो इसलिए इसको सुधारने की जरूरत है। कहते हैं कभी होगी ऐसी बात। मैंने कहा कभी होगी तो उसका विचार तो होना चाहिए। कभी न हो, आखिर कानून में जितना कम से कम इम्परफेक्शन हो उतना रखिए। नहीं, आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है। आज नहीं करेंगे कल करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे वैसे करेंगे, वो करना तो पड़ेगा ही। फिर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी ये कानून में खामी है तो फिर करना पड़ेगा। तो अभी से सुधार लें तो बेहतर है, अभी सुधार सकें तो सबसे अच्छा है। यही तकलीफ वहां आ रही है। 9 सदस्यों में से उनकी संख्या 5 होनी चाहिए, 4 तो कम से कम होनी ही चाहिए, 5 हो तो अच्छा। वहां आपको 3 महिलाएं रखनी, उसका भी वही सवाल आएगा, उस स्तर की वहां से छांटना। और फिर अगर आप उसमें कोई महिला के नाम पर कोई पॉलिटिक्स कराएंगे तो वो बहुत गड़बड़ होगी। इसलिए मेरा कहना यह है कि उसको देख करके, इन सारी चीजों को समझ करके, व्यावहारिकता को समझ करके उसको देख करके सारा काम करना चाहिए। अन्यथा ये बिल्कुल व्यावहारिक नहीं रहेगा, चलेगा नहीं। ये मेरा आपसे मुझे आशंका है और मुझे इस बारे में खतरा है। दूसरी बात यह है कि इससे अच्छा हो पहले आप विश्वविद्यालयों के लोगों से ये कहें कि उनके कानूनों में जहां कहीं सुधार की जरूरत है, जिससे विवाद कम से कम हो। हर एक राज्य सरकार ने कानून बनाए, कोई कानून 20 साल पहले बन गए थे, 73 में बन गए थे, 30 साल होने को आ गए। उसके परिस्थितियां बदल रही हैं विश्वविद्यालयों की, और इसलिए नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, वहां भी पीपीपी मॉडल आ रहे हैं, वहां भी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स आ रहे हैं। तो आप कृपा करके उसके बारे में विचार करिए, ताकि विश्वविद्यालयों की मैकेनिज्म में ज्यादा से ज्यादा विवादों को निपटाने का और वही निपटाने का फैसला। फिर एक बात मैंने ये भी देखी कि दुनिया में कहां कहां ऐसे ट्राइब्यूनल्स हैं या क्या व्यवस्था है, वो भी देख के लगा कि ट्राइब्यूनल्स दुनिया में बाहर बहुत कम जगहों पर हैं। शायद ही यूएसए में प्राइवेट एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैव इंटरनल ग्रीवेंस सेटलमेंट मैकेनिज्म्स फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ. If not satisfied with this internal mechanism, both have the right of recourse to courts. UK's Higher Education Act 2004 states that student complaints may be reviewed by a body corporate to be designated by the Secretary of State, Britain, and National Assembly for Wales. Each higher education institution has a formal procedure for addressing complaints of students. In case the issue is not resolved, the students can take the complaint to the Office of the Independent Adjudicator or Office of the Ombudsman. Australia, in case a student has a complaint, he can use the internal grievance redressal procedure in the first instance. After that, the student may contact the relevant Commonwealth, state, or territory ombudsman.
The staff has the option to explore internal complaint procedure through trade unions and certain external mechanisms before approaching the courts for redressal. यहाँ भी ट्राइब्यूनल नहीं है. Sweden's Higher Education Act 1992, modified in 2006, states that a joint board shall decide on the expulsion of a student. The student and the institution may appeal to general administrative courts against decisions of the board. The Equal Treatment of Students of Universities Act 2001 promotes equal rights of students and applicants in higher education institutions. समाप्त किया जाए. तो मेरा कहना यह है कि इस दृष्टि से कानूनों में वहां सुधार करने की जरूरत है ताकि ये ट्रिब्यूनल्स पर करें. और अंत में मुझे ये कहना है कि अगर एजुकेशन ही करना है तो क्यों ना आप डेजिग्नेटेड बेंचेस बना दें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. जज तो आपको यहां भी रखना है, जज आप वहां भी रखेंगे. दोहरा खर्चा क्यों करते हैं? और इस तरह से आपने और जगह बनाई और चीजें की हैं. कमर्शियल ट्रिब्यूनल्स को आप एजुकेशनल ट्रिब्यूनल्स के तौर पर लाएं. जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो ज्यादातर कमर्शियल ट्रिब्यूनल्स के हिसाब से किए गए हैं. उनके सामने एक उपाय के केस में जरूर आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि एजुकेशनल ट्रिब्यूनल बनने चाहिए. 1986 की पॉलिसी में कहा गया था, लेकिन आप जानते हैं उसके बाद भी केवल गुजरात और शायद उड़ीसा और बहुत कहीं गोवा, महाराष्ट्र ऐसे ही वो ट्रिब्यूनल्स बने हैं. उनका काम कैसा चल रहा है उसका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है, सदन के पास भी नहीं है, कमेटी के पास भी नहीं था. इसलिए इस बारे में बहुत गहराई के साथ, गंभीरता के साथ विचार करिए, क्योंकि बिल टेढ़ा हो जाए इससे उतना नुकसान नहीं. एजुकेशन अगर टेढ़ी हो गई, विवादों में सारी संस्थाएं फंस गई, वो देश का बहुत नुकसान करेगी और 50 करोड़ आने वाले लोगों के लिए भविष्य अंधकार में हो जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिल यहाँ रखा. श्री संदीप दीक्षित. धन्यवाद सभापति जी. मैं पहले तो